हेलो डियर गाइस, यू आर वेलकम टू लुलु लर्निंग। मैं हूँ राशिद अंजुम सर और बेटा आज तुम पढ़ने वाले हो क्लास 9th के नंबर सिस्टम चैप्टर का लेक्चर 3rd। इससे पहले मैंने 2 लेक्चर पढ़ाया है, उसमें काफ़ी चीज़ें बहुत डिटेल में बताया हुआ है। अगर तुमने उन सारे लेक्चर को नहीं देखे हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है, जाकर के देख लो ना। अच्छा, एक चीज़ है कि ये वाला जो मैं लेक्चर पढ़ाऊँगा इसमें एक्सरसाइज 1.2 के इंट्रोडक्शन को पूरा कवर करूँगा। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि एक्सरसाइज 1.2 को बनाने के लिए आपको किन किन चीज़ों को जानना ज़रूरी है, वो सारी चीज़ें इस वाले लेक्चर में हम बता रहे होंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग शुरू कर लेते हैं। इसमें जानना जो ज़रूरी है वो है इरेशनल नंबर, कि इरेशनल नंबर क्या होता है। तो चलो हम लोग हेडिंग दे लेते हैं इरेशनल नंबर्स। ठीक है, इससे पहले आप रेशनल नंबर जान चुके हैं, जो पहले प्रीवियस क्लासेस में भी जानते थे और इस क्लास में भी जाने। अब हम लोग यहाँ पे इरेशनल नंबर को देख रहे हैं कि इरेशनल नंबर क्या होता है। तो इसका डेफिनेशन कहता है कि द नंबर विच कैन नॉट बी written in the form of P by Q, जो P by Q के फॉर्म में नहीं लिखा जा सके, where P and Q are integers, जहाँ P and Q बेटा इंटीजर्स होगा, and Q does not is equals to 0। ठीक है, यानी इरेशनल नंबर कहता है कि द नंबर विच कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ P by Q, वैसे नंबर जिसको हम P by Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, वेयर P and Q आर इंटीजर्स, जहां ये P और Q इंटीजर्स होना चाहिए, एंड Q डज नॉट इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, ठीक इसका उल्टा, जिसको P by Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, P and Q इंटीजर्स होना चाहिए एंड Q डज नॉट इज इक्वल्स टू 0, तो वो हमारा रेशनल होता था। लेकिन जो इस फॉर्म में नहीं लिख पाएंगे उसे हम लोग बोलेंगे इरेशनल नंबर। इसके एग्जाम्पल को देखो, जैसे कि मैंने कह दिया कि √2, मैंने कह दिया √3, ये सभी के सभी बेटा इरेशनल नंबर हैं। अगर मैंने ये कहा 0.121221222, ठीक है, और ये आगे बढ़ता हुआ चला जाए, तो ये सभी के सभी जो हैं वो हमारे इरेशनल नंबर हैं। इन सारे नंबर्स को हम लोग P by Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते। ठीक है, और वो P और Q इंटीजर्स बिल्कुल नहीं होगा, और वो Q डज नॉट इज इक्वल्स टू 0, यानी कि P by Q के फॉर्म में इसको नहीं लिखा जा सकता है। ठीक है, तो अब कुछ आपको कैटेगरी को जानना और समझना है कि कौन कौन से इरेशनल नंबर्स होंगे। तो सबसे पहले कैटेगरी को ये समझो कि रूट के अंदर जितने भी सारे नंबर्स हैं वे सभी के सभी आपके इरेशनल नंबर होंगे। लेकिन आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि यहाँ पे जो m है ना, वेयर m डज नॉट इज इक्वल्स टू परफेक्ट स्क्वायर, यहाँ पे जो m है वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होना चाहिए। अगर m परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो इस फॉर्मेट का, यानी रूट के अंदर जितने भी नंबर्स हैं वे सभी के सभी आपके इरेशनल नंबर कहलाएंगे। जैसे आप परफेक्ट स्क्वायर पहले समझ लो। परफेक्ट स्क्वायर बोलेंगे बेटा 1 4 9 16। देखो ये 1 का स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर, यानी ये सभी का सभी हमारा परफेक्ट स्क्वायर है। रूट के अंदर 1 4 9 16 ऐसे नंबर्स नहीं होने चाहिए, तो वो सभी के सभी हमारे इरेशनल नंबर होंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखो, जैसे √2 लिख लो, ये भी इरेशनल है। √3 लिख लो, ये इरेशनल है। लेकिन √4 मत लिखो बेटा, क्योंकि √4 लिखोगे तो ये तो परफेक्ट स्क्वायर है, वैल्यू 2 आ जाएगी। तो आप क्या करो, √5 लिखो, √6 लिखो। ठीक है, अब आपको जैसे भी लिखना है, लेकिन परफेक्ट स्क्वायर नहीं होना चाहिए। तो क्या आप समझ में आया कि रूट के अंदर जो भी नंबर हैं वो सभी के सभी हमारा इरेशनल होगा। ध्यान रहे कि वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होना चाहिए। अब चलो हम लोग दूसरा कैटेगरी को देख लेते हैं कि क्यूब रूट के अंदर अगरचे कोई भी नंबर है, क्यूब रूट बोले तो ऐसा, क्यूब रूट के अंदर अगर कोई भी नंबर है तब भी वो इरेशनल नंबर होगा। यहाँ भी ध्यान रहे, वेयर m डज नॉट इज इक्वल्स टू परफेक्ट क्यूब, यहाँ पे m परफेक्ट क्यूब नहीं होना चाहिए। अब परफेक्ट क्यूब किसे बोलोगे बेटा, तो यहाँ पे समझ लो 1 परफेक्ट क्यूब हो गया, उसके बाद 8 हो गया, उसके बाद 27 हो गया,
ठीक है, 64 हो गया। ऐसे ये सभी के सभी हमारे परफेक्ट क्यूब हैं, यानी 1 क्यूब, 2 क्यूब, 3 क्यूब, 4 क्यूब, इन सभी नंबर्स को हम लोग परफेक्ट क्यूब कहेंगे और ये क्यूब रूट के अंदर नहीं आना चाहिए। अगर इन सारे नंबर्स को छोड़ के क्यूब रूट के अंदर कोई भी नंबर होता है तो वो सभी के सभी हमारे इरेशनल नंबर होंगे। जैसे कि हम एग्जाम्पल लिख लेते हैं, क्यूब रूट 2, ठीक है, 2, फिर यहाँ पे हम लिख सकते हैं क्यूब रूट 3, क्यूब रूट 4, ठीक है, ये सभी के सभी नंबर्स हमारे इरेशनल नंबर होंगे। तो ये आपकी दूसरी कैटेगरी थी। अच्छा चलो तीसरी कैटेगरी को भी आप समझ लो कि और कौन कौन से इरेशनल नंबर हो सकते हैं। तो देखो ध्यान दो, 0.54, 544, 5444, ठीक है, इसके बारे में मैं डिटेल में आगे आपको बताने वाला हूँ। जो नेक्स्ट एक्सरसाइज होगा ये टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग डेसिमल के बारे में हम डिटेल से चर्चा कर रहे होंगे, तो वहाँ आपको ये और अच्छे से समझ में आएगा। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, 0.030030003, ठीक है। इस तरीके से अगर पैटर्न बन रहा है तो ये भी हमारा इरेशनल नंबर होगा। नेक्स्ट कैटेगरी तुम यहाँ पे ये समझ लो कि जो पाई होता है वो पाई एक्चुअली में आपका इरेशनल नंबर होता है। भले ही पाई की वैल्यू 22/7 होती है, लेकिन इसकी जो एग्जैक्ट वैल्यू है वो हमारा इरेशनल नंबर होता है। इसको भी हम लोग आगे नेक्स्ट एक्सरसाइज में डिटेल से देख रहे होंगे, जहाँ हमें डेसिमल एक्सपेंशन पढ़ना है, टर्मिनेटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, रिपीटिंग डेसिमल, रेकरिंग डेसिमल, यानी सबको डिटेल में बहुत अच्छे से इस दोनों कैटेगरी को हम आगे कर रहे होंगे। तो यहाँ पे आपको समझ में आ गई बात कि इरेशनल नंबर वैसे नंबर्स जिसको पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं वो इरेशनल नंबर कहा जाएगा। और आगे हम लोग इसका डेफिनेशन एक और तरीके से देखेंगे। अभी आप यहाँ तक समझ गए, यहाँ पे अलग अलग कैटेगरी के हमने इरेशनल नंबर को डिफाइन कर दिया, ठीक है। अब यहाँ के बाद आप थोड़ा सा एक चीज़ समझ लो कि रियल नंबर होता है क्या है, रियल नंबर, ठीक है। अब आप रेशनल नंबर्स जान चुके हो, आप इरेशनल नंबर्स जान चुके हो, तो यहाँ पे रियल नंबर्स के बारे में ये कह सकते हो कि कलेक्शन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर, कलेक्शन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल, रेशनल एंड इरेशनल नंबर, रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स together known as real number, ठीक है, बिल्कुल सही। चलो भाई, रियल नंबर किसको बोलेंगे, तो कलेक्शन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर, यानी रेशनल और इरेशनल के कॉम्बिनेशन को, कलेक्शन को, पूरे ग्रुप को हम लोग रियल नंबर कह रहे होंगे। यानी कि तुम्हें यहाँ से एक बात ये पता चला बेटा कि अगरचे कोई रियल नंबर है, अगर कोई रियल नंबर है तो वो दो केसेस में बढ़ सकता है, और वो दोनों केस क्या हो सकता है, या तो वो रेशनल नंबर होगा, कोई भी रियल नंबर आपका या तो रेशनल नंबर होगा, और नहीं तो वो आपका इरेशनल नंबर होगा, इरेशनल नंबर, ठीक है। तो आप यहाँ से एक बात ये कह सकते हैं कि ऑल रेशनल नंबर्स आर रियल नंबर्स, बिल्कुल सही, एंड ऑल इरेशनल नंबर्स आर रियल नंबर, ठीक है। रियल नंबर का एक और तरीके से डेफिनेशन ये हो सकता है कि ए नंबर हुज स्क्वायर इज नॉन निगेटिव इज कॉल्ड रियल नंबर्स, वैसे नंबर्स जिसके स्क्वायर नॉन निगेटिव होते हैं, ठीक है, जो निगेटिव नहीं होता या ज़ीरो होता है उसे हम लोग रियल नंबर कहते हैं। लेकिन बस अभी आप इतना ही जानो कि कलेक्शन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल टुगेदर नोन एज रियल नंबर। यहाँ से आपको ये चीज़ बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि ऑल रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स आर रियल नंबर्स। चलो मैं इसको लिख ही देता हूँ, ऑल रेशनल एंड इरेशनल, ऑल रेशनल एंड इरेशनल, ऑल रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स आर रियल नंबर, ठीक है। जितने भी रेशनल और इरेशनल नंबर हैं वे सभी के सभी रियल नंबर होंगे, यानी रियल नंबर के दो पार्ट, एक रेशनल और एक इरेशनल नंबर, ठीक है। अच्छा एक बात तुम यहाँ पे समझो कि जितने भी सारे रियल नंबर्स हैं वो सभी के सभी किसी यूनिक पॉइंट से रिप्रेजेंट किए जा सकते हैं। तो नोट दे करके हम लिख लेते हैं कि ऑल रियल नंबर्स
can be represented by unique point on number line। ठीक है, यानी कि जितने भी रियल नंबर्स हैं, यानी रेशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स हैं, उन सभी के सभी को हम लोग किसी यूनिक पॉइंट से नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसका मतलब क्या हो गया कि रेशनल नंबर को तो आप नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना ऑलरेडी जानते ही हो। अब हम लोग यहाँ पे समझेंगे इरेशनल नंबर को नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि यहाँ पे कहा गया कि रियल नंबर्स को रेशनल नंबर लाइन पे हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यानी रेशनल तो ऑलरेडी जानते हैं, अब हम लोग इरेशनल को समझने वाले हैं। तो हम लोग हेडिंग देते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ इरेशनल नंबर, रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन इरेशनल नंबर ऑन नंबर लाइन। बेटा यहाँ पे आपको ये ध्यान देना है कि इरेशनल नंबर को नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। रेशनल को आप प्रीवियस क्लास में बहुत अच्छे से जान चुके हैं। अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि आखिर इरेशनल नंबर को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा। तो इसके लिए आपको पहले कुछ बेसिक्स को जानना पड़ेगा। अगर आप कुछ बेसिक को जानते हैं तो बेसिक जानने के बाद में आप बहुत आसानी से इरेशनल नंबर को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर रहे होंगे। अब बेसिक में आपको क्या समझना है तो समझो। आप पहले से अगर पाइथागोरस थ्योरम जान रहे हैं तो बढ़िया बात है, अगर नहीं जान रहे हैं तो यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ समझा दूँ कि अगर से कोई राइट एंगल ट्रायंगल ले लो, ठीक है, कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल आप ले लो, ये रहा, मान लेते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। तो इस राइट एंगल ट्रायंगल में आपको करना क्या है कि ये वाला जो बेस है ना, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये वाला जो बेस है वो आपको 1 यूनिट लेना है। कितना यूनिट लेना है? 1 यूनिट। अब ये 1 यूनिट आपका 1 सेंटीमीटर भी हो सकता है, 1 इंच भी हो सकता है, 1 मीटर भी हो सकता है, 1 फीट भी हो सकता है, यूनिट कोई भी हो सकता है, लेकिन आपको ये 1 यूनिट लेना है। एग्जैक्टली आपको इसको भी 1 यूनिट लेना है, यानी कि बेस एंड परपेंडिकुलर दोनों 1 यूनिट ले लिया आपने। ठीक है, अब हम इस ट्रायंगल का नाम दे देते हैं, ये ट्रायंगल ABC हो गया। तो इस ट्रायंगल में अब ये जो हाइपोटेनस है AC, उसकी वैल्यू क्या होगी तो वो आप बाय पाइथागोरस थ्योरम करके निकाल सकते हो कि AC की लेंथ क्या होगी। तो चलो, इन राइट ट्रायंगल ABC आगे हम लोग कर लेते हैं। उससे पहले हम इसे क्या करते हैं, नेक्स्ट पेज पर लेकर के चलते हैं। चलो, मैंने कॉपी कर लिया, अब इस पेज पे इसको पेस्ट कर करके आगे हम लोग डिटेल में इसको देखते हैं। अब हम यहाँ पे लिख रहे हैं, बेटा ध्यान से देखना, इन राइट ट्रायंगल ABC। आप इस राइट ट्रायंगल ABC में बाय पाइथागोरस थ्योरम कह सकते हो, बाय पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, बाय पाइथागोरस थ्योरम आप क्या कह सकते हैं कि हाइपोटेनस का जो स्क्वायर है ना, यानी कि AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस स्क्वायर, यानी AB स्क्वायर प्लस में BC स्क्वायर किया जा सकता है। पाइथागोरस थ्योरम कहता है कि हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस स्क्वायर एंड प्लस में परपेंडिकुलर स्क्वायर। वही चीज़ मैंने यहाँ पे कर दिया। चलो भाई, अब आगे हम लोग यहाँ पे AC का वैल्यू निकाल लेते हैं। चलो, AC स्क्वायर हो जाएगा, AB की जगह पे आप क्या रखोगे बेटा, 1 रखोगे, और 1 स्क्वायर कर लोगे यहाँ पे, BC की जगह क्या रखोगे, 1, तो 1 स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे अगरचे आपको AC निकालना होगा तो ये 1 + 1 हो जाएगा, और जब स्क्वायर इधर से जाएगा तो इधर स्क्वायर रूट में बदल जाएगा, यानी आपको AC का वैल्यू यहाँ पे क्या आ गया, √2, यानी √2 वैल्यू आपको आ गया। इसका मतलब ये हो गया कि अगरचे बेस 1 यूनिट लूँ और परपेंडिकुलर भी 1 यूनिट लूँ, तो जो हमारा हाइपोटेनस है वो कितना यूनिट आ जाएगा, √2 यूनिट्स आ जाएंगे बेटा। अब कहने का मतलब ये रहा कि आप जब भी 1 यूनिट बेस लोगे एंड परपेंडिकुलर 1 यूनिट लोगे, तो आपको ध्यान रहना चाहिए कि AC जो है, यानी हाइपोटेनस जो है, वो आपका होना चाहिए √2 यूनिट्स। ठीक है, इन चीज़ों को अगर आप ध्यान में रखते हो तो बहुत बढ़िया है। चलो, यहाँ से आप पहली बेसिक ये समझ गए कि अगरचे मैं बेस 1 यूनिट रखूँ, परपेंडिकुलर 1 यूनिट रखूँ, तो हाइपोटेनस √2 यूनिट्स आ जाएगा। अच्छा चलो, एक और राइट एंगल ट्रायंगल ले लेते हैं।
अब इस वाले राइट एंगल ट्रायंगल में कुछ थोड़ा सा बदलाव करने वाले हैं, वो ये कि अब मैं बेस को √2 यूनिट रखता हूँ और परपेंडिकुलर को मैं 1 यूनिट रखता हूँ। अब तुम्हें क्या करना है बेटा, यहाँ पे हाइपोटेनस निकालना है। अगर ये ट्रायंगल ABC है तो बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम तुम क्या कह सकते हो कि AC² जो है वो आपका हो जाएगा AB² प्लस में BC²। ठीक है, तो अब यहाँ पे आपको AC² का वैल्यू निकालो। AB के जगह आप क्या रखोगे, √2 रखोगे, इसका स्क्वायर करना पड़ेगा। और BC के जगह क्या रखोगे, 1 का स्क्वायर करना पड़ेगा। चलो भाई आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब AC² = √2 का स्क्वायर तो 2 होता है, प्लस में 1 हो जाएगा। यानी AC का वैल्यू अगर निकालोगे तो ये 2 1 तो 3 होगा और ये स्क्वायर इधर हट करके स्क्वायर रूट हो जाएगा, यानी √3 आएगा। कहने का मतलब क्या हुआ कि अगरचे बेस में √2 रखूं, परपेंडिकुलर 1 यूनिट रखूं, तो हमारा जो हाइपोटेनस है उसकी जो लेंथ है वो √3 आ जाएगी। अच्छा, एक और राइट एंगल ट्रायंगल लेकर के थोड़ा सा देख लो, उसके बाद तुम्हें कंक्लूजन निकल करके आ जाएगा। अब मैं क्या करता हूं कि बेस √3 रखता हूं और परपेंडिकुलर को केवल और केवल 1 यूनिट रहने देता हूं। अब फिर मुझे हाइपोटेनस की वैल्यू चाहिए, तो चल बेटा यहाँ पर से आप निकाल लो। तो AC = आप क्या निकाल लोगे, इसका स्क्वायर निकालो, AB² प्लस में BC² कर लोगे। अब यहाँ से फटाफट आप AC का वैल्यू निकालो। AB के जगह √3 है बेटा, तो √3 का स्क्वायर करोगे। BC के जगह आपका 1 है तो 1 स्क्वायर करोगे, और इधर से स्क्वायर हटाया तो आपने इधर स्क्वायर रूट लगा दिया। यानी AC की वैल्यू क्या आ रही है, ये हो जाएगी 3 और ये होगी 1, यानी √4 होगी। √4 को तुम कह सकते हो 2। चलो यहाँ पे अगर √3 आपने रखा बेटा तो यहाँ पे आ गया √4। ठीक है, उसी तरीके से आप आगे भी बढ़ते हुए चले जाओगे तो ध्यान देना एक पैटर्न निकल करके आ रहा है। मैं क्या करता हूँ कि इन तीनों चीज़ों को बना लेता हूँ। कौन सी तीनों को, तो इस वाले को और इस वाले को और इस वाले को इकट्ठा कर करके मैं लिख देता हूँ। देखो मैं 3 ट्रायंगल बना रहा हूँ बेटा। एक पहला मैंने ये लिया, और दूसरा मैंने थोड़ा सा बेस बड़ा लिया, और तीसरा मैंने और थोड़ा सा बड़ा बेस ले लिया था। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे 1 यूनिट रखा तो यहाँ पे √2 यूनिट आ गया। यहाँ पे मैं √2 रखा, यहाँ पे 1 ही रखा तो यहाँ पे √3 यूनिट आ गया। अगर यहाँ पे मैं √3 यूनिट रखा, यहाँ पे 1 यूनिट रखा तो यहाँ पे √4 यूनिट आ गया। कहने का मतलब ये रहा कि अगरचे मुझे यहाँ पे 1 कहने का मतलब क्या हो गया बेटा, √1 हो गया। अगर बेस तुम √1 रखोगे और ये आपका परपेंडिकुलर फिक्स है तो हाइपोटेनस एक ज़्यादा हो जाएगा, यानी √2 हो जाएगा। अगरचे आप √2 रखोगे तो हाइपोटेनस √3 में बदल जाएगा। अगर आप √3 रखोगे तो ये वाली जो लेंथ है वो √4 हो जाएगा। याद रहे परपेंडिकुलर ऑलवेज 1 होना चाहिए। इसका मतलब अगरचे मैंने आपसे ये सवाल कर दिया बेटा कि यहाँ पे मुझे √7 लानी है, √7 यूनिट लानी है, तो तुम क्या कहोगे कि सर जी यहाँ पे 1 रख दिया जाए और यहाँ √7 से एक कम यानी कि √6 रखा जाए। ऑब्वियस सी बात है कि अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल होगा तो हम यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे तो इसकी जो लेंथ है वो √7 आएगी, यानी बिल्कुल बेस एक कम आने को है, या यूं कह लो कि हाइपोटेनस एक बढ़ कर के आने को है। ठीक है, यहाँ तक आपने बेसिक समझ लिया। तो यहाँ से हम एक चीज़ जो फाइनल कंक्लूजन निकल कर के आया है उन चीज़ों को मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। चलो देखो, मैं ये कह रहा कि अगर we can locate √n, हम लोग √n को लोकेट कर सकते हैं फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर्स, किसी भी पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए आफ्टर √n-1 हैज़ बीन लोकेटेड। यहाँ पे एक बात समझ बेटा कि अगर मान लेते हैं कि √n मुझे लोकेट करना है तो ये आप तभी कर सकते हो अगर n में से एक कम को लोकेट कर लो, √n-1 को लोकेट कर लो। अगर तुम्हें √7 लोकेट करना है तो तुम क्या करो, √6 को लोकेट कर लो। अगर तुम्हें √4 लोकेट करना है तो √3 कर लो। √3 करना है तो √2 कर लो। अगर √2 करना है तो √1 कर लो। यानी एक कम आपको लोकेट कर लोगे तब जा कर के आपका जो चाहिए वो लोकेट बड़े आसानी से किया जा सकता है। चलो अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस को लेकर के आगे बढ़ते हैं तो वहाँ से आपकी क्लैरिटी
प्रोबेबिलिटी और ज़्यादा होगी। क्वेश्चन है हमारा कि लोकेट रूट अंडर 2 ऑन नंबर लाइन। बेटा नंबर लाइन पे आपको ये इरेशनल नंबर जो है उसको क्या करना है, लोकेट करना है। तो चलो इसके लिए मैंने आपको क्या बताया, बड़ा आसान सा तरीका बताया। चलो यहाँ से हम ले लेते हैं नंबर, यहाँ से हम ले लेते हैं लाइन, ठीक है, जो यहाँ पे लाइन ड्रॉ हो पाए। हमने क्या किया कि इस तरीके से एक लाइन ले लिया बेटा। अब ये जो एक लाइन ले लिया, अब यहाँ से हम लाइन सेगमेंट भी सिलेक्ट करना पड़ेगा। अब हमने यहाँ पर एक लाइन ले लिया। अब ये कहा मैंने कि यहाँ पे 0 को लोकेट कर लो, 0 कर लो। यहाँ से आप 1 यूनिट, आप पहले रफ बना लो कि रूट 2 करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा। तो रूट 2 करने के लिए आपको सिंपल सी बात है, रफ स्केच करोगे तो आप दिमाग लगाओगे कि मुझे रूट 2 यहाँ पे करना है, तो यहाँ पे रूट 1 करना पड़ेगा। ये तो 1 यूनिट फिक्स है। रूट 1 कहने का मतलब कि ये भी मुझे 1 लेना पड़ेगा, ये भी मुझे 1 लेना पड़ेगा। और जैसे ही हम ये करेंगे 1 लेंगे, 1 लेंगे, तो ये वाली जो लेंथ है वो ऑब्वियस सी बात है कि रूट 2 यूनिट ही आएगा। तो आप यहाँ पे 0 कर लिए, यहाँ पे आप 1 लोकेट कर लिए। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे परपेंडिकुलरली 1 ड्रॉ करना है, यहाँ पे 1 लेंथ यूनिट को ड्रॉ करना है। तो अब आप क्या करो कि यहाँ से 1 ड्रॉ कर लो। आप क्या करोगे, प्रोटेक्टर से आप यहाँ पे 90 डिग्री ड्रॉ कर लोगे, ठीक है। एग्जैक्टली मान लेते हैं कि ये 90 डिग्री हो गया, यहाँ पे 90 डिग्री बेटा हो गया। अब आपको इधर से 1 यूनिट लिए हो तो ऊपर भी 1 यूनिट करना है, तो आप कॉम्पास का जो टिप होता है उसको यहाँ पे रखोगे और एग्जैक्टली इतनी ही बड़ी आप मेज़रमेंट कर करके यहाँ पे कट कर लोगे। तो लो भाई, इधर भी 1 यूनिट है, इधर भी 1 यूनिट है। तो अब जो आपका यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो डिस्टेंस हो गई, ये आपकी कितनी यूनिट हो जाएगी बेटा, तो ये रूट 2 यूनिट हो जाएगी। ये लंबाई रूट 2 यूनिट हो जाएगी। अब आप क्या करो कि यहाँ पे कॉम्पास का टिप रखो, यहाँ पे आपकी पेंसिल की टिप रहेगी और बस ये जो लंबाई है इतनी ही तो रूट 2 यूनिट होगी। 0 से लेकर के ये रूट 2 लंबाई है। अब आप क्या करो कि उसको यहाँ पे इस तरीके से ड्रॉ कर दो। जैसे ही ड्रॉ करोगे तो ये वाली लेंथ जितनी है उतनी ही लेंथ यहाँ पर भी है, उतनी लेंथ यहाँ पे हर जगह रूट 2 के बराबर ही है। तो 0 से लेकर के यहाँ पर भी कितनी लेंथ हो जाएगी बेटा, रूट 2 हो जाएगी। यानी ये वाली जो पॉइंट है और ये जो 0 है, 0 से लेकर के यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो रूट 2 यूनिट हो जाएगी। तो तुम्हें बात समझ में आ गई कि रूट 2 को कैसे करना है। एक बार और फिर से देख लो कि मुझे रूट 2 लोकेट करना है। तो रूट 2 के लिए पहले हम रफ स्केच कर लेंगे कि रूट 2 है तो मुझे बेस उससे एक कम लेना पड़ेगा, रूट 1 लेना पड़ेगा। रूट 1 कहने का मतलब 1 हो गया और परपेंडिकुलर तो फिक्स है, 1 यूनिट लेना पड़ेगा, तभी जा कर के रूट 2 आएगा। अब हमने क्या किया कि एक लाइन ड्रॉ कर लिया और उस लाइन पे मैंने 0 को लोकेट कर दिया और यहाँ पे 1 यूनिट मैंने, आप अपने स्केल से चाहे आप 1 सेंटीमीटर ले लो या 1 इंच ले लो, बेटर होगा कि आप 1 इंच ले लो, थोड़ी सी लंबी दूरी होगी तो आपको ड्रॉ करने में बहुत आसानी होगी। अब हमने क्या किया कि प्रोटेक्टर की मदद से, जिसको आप चांद कहते हो, उसके मदद से हमने यहाँ पे 90 डिग्री ड्रॉ कर लिया। ये चाहे जितनी भी लंबी कर लो कोई फ़र्क नहीं पड़ती है। अब आप क्या करो कि ये जो आपने 1 इंच लिया, मान लो कि 1 इंच लिया, तो अब आप कॉम्पास से 1 इंच मेज़र कर लो और उसको क्या करो यहाँ पे कट कर लो। यहाँ से यहाँ तक की दूरी 1 इंच हो गई। अब आप क्या करोगे, इसको मिलाओगे तो इधर 1 यूनिट, देखना बेटा यहाँ पे आपका 1 यूनिट है और इधर भी 1 यूनिट है, तो एग्जैक्टली ये कितना बनेगा, रूट 2 बनेगा। तो ये लंबाई रूट 2 है, तो ये पूरा का पूरा तो आर्क है ना, तो ये जहाँ भी जाएगा वो रूट 2 यूनिट ही लंबा जाएगा। ये नंबर लाइन पे हम उसको फॉल कर करके देख लेंगे कि कितना डिस्टेंस है। तो यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस बनी वो आपकी रूट 2 बन गई। तो चलो आगे कुछ और क्वेश्चन को हम लोग करते हैं। अब रूट 2 के बाद हम लोग लोकेट करते हैं रूट 3 को। तो क्वेश्चन है लोकेट रूट 3 ऑन नंबर लाइन। ऑन नंबर लाइन, बेटा नंबर लाइन पे हम लोगों को रूट 3 लोकेट करना है। तो रूट 3 के लिए सबसे पहले अब हम क्या करेंगे, वही बात के रफ़ स्केच कर लेंगे। तो रफ़ स्केच पहले आप राइट एंगल ट्रायंगल बना लो और राइट एंगल ट्रायंगल बनाने के साथ आप कहोगे कि अच्छा रूट 3 मुझे लोकेट करना है, उससे एक कम मुझे रूट 2 चाहिए और ये तो 1 यूनिट होना ही चाहिए। अगर रूट 2 जब तक नहीं आपके पास होगा तब तक आप रूट 3 को लोकेट नहीं
नहीं कर पाओगे तो सबसे पहला काम क्या होगा, √2 को लोकेट करना, और √2 डिस्टेंस जहाँ पे होगा उस √2 पे 90 डिग्री बना करके वहाँ पे 1 यूनिट ले करके और तब जा करके इसको तुम मिलाओगे, ज्वाइन करोगे तो जा करके √3 बनेगा। तो पहला काम है कि आपको √2 बनाना। तो चलो भाई हम पहले सबसे √2 को ड्रॉ कर लेते हैं। तो हमने नंबर लाइन ले लिया। फिर से देखो, अगर √2 ड्रॉ करना नहीं आता है तो यहाँ से आप समझ जाओगे कि कैसे √2 ड्रॉ हो रहा है। तो सबसे पहला काम, नंबर लाइन ले लिया, यहाँ पे हमने 0 लिख लिया और यहाँ पे हमने क्या कर लिया, 1 लिख लिया, यहाँ पे हमने 2 लिख लिया। लो भाई, इक्वल डिस्टेंस पे 1 इंच आपके स्केल में इंच होता है, ठीक है। अब क्या है ना कि मैंने बताया कि √2 करने के लिए आपको इधर 1 यूनिट लिए हो तो परपेंडिकुलरली भी 1 यूनिट लेना पड़ेगा। तो चलो हम यहाँ पर से 1 यूनिट ले लेते हैं। ये तो प्रोटेक्टर की मदद से 90 डिग्री पहले ड्रॉ कर लो। तो अब प्रोटेक्टर की मदद से 90 डिग्री ड्रॉ कर लिए। अब फिर यहाँ पे आप कंपास का टिप रखो, इधर से 1 यूनिट है तो आप कंपास से स्केल पे 1 यूनिट मेज़र कर करके और यहाँ पे ड्रॉ कर लो। ये लो बेटा, अब जो यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस हो गई बेटा, ये हो गई आपकी √2 यूनिट। तो जब ये √2 है और आप इसी को जब नंबर लाइन पे फॉलो करोगे तो ये हो जाएगा √2 एग्जैक्टली। ये आपका √2 बन गया। अब क्या है ना कि √3 ड्रॉ करने के लिए हमें √2 पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करना पड़ेगा। तो √2 पे सबसे पहला काम हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। तो √2 पे ये लो भाई, हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया। अब ये जो √2 पे परपेंडिकुलर मैंने ड्रॉ किया, तो ड्रॉ करने के बाद हमें ऊपर कितनी यूनिट कट करनी है, तो बेटा 1 यूनिट कट करनी है। तो अब कंपास का टिप यहाँ पे रखो और 1 यूनिट जाओगे तो यहीं पे जाएगा बेटा। अब क्या है ना कि 1 यूनिट के टिप से लेकर के और यहाँ पे 0 तक, ये 0 है, 0 तक जो लेंथ होगी वो √3 होगी। इसका मतलब ये हो गया कि ये 0 से लेकर के और यहाँ तक की, मैं इसका कलर को थोड़ा सा अलग कर देता हूँ ताकि तुम्हें देखने में और समझने में और आसानी होगी। तो ये वाला जो है ना बेटा, पिंक वाला कलर, ये √3 यूनिट हो गया, ये लंबाई √3 है। तो अब क्या करो कि यहाँ से यहाँ तक आप कंपास को रखो, यहाँ पे आपका पेंसिल का टिप होगा और उसी को आप क्या करो कि नीचे फॉल कर दो। ये जहाँ पर भी आएगा वो आपका बेटा √3 हो जाएगा। तो समझ में आ गई बात कि √3 करने के लिए √2 चाहिए। अब √7 करने के लिए बेटा √6 चाहिए। तो इसी तरीके से आप जो है √3 के बाद √4 को तो करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि √4 को आप ड्रॉ करोगे तो इसकी वैल्यू तो 2 ही आती है। तो बेटा 2, यही तो मेरा √4 है। आप 2 कहो या फिर आप √4 कहो, बोथ आर सेम। अगर तुम्हें √5 करनी होती, देखो अगर तुम्हें √5 ड्रॉ करनी होती तो √5 के लिए जब आप रफ स्केच बनाते तो उसमें आपको ये पता चलता कि √5 मुझे ड्रॉ करना है तो उसके लिए मुझे एक कम √4 यहाँ पे करना पड़ेगा और यहाँ पे मुझे 1 ड्रॉ करना पड़ेगा, ठीक है। ये होगा परपेंडिकुलर। तो देखो मैं फटाफट से कर देता हूँ, ध्यान लगा करके देखना। सबसे पहले आपको नंबर लाइन ड्रॉ करना है, फिर आप क्या करना है, 0 ले लेना है, फिर 1, फिर 2, ये सब इक्वल डिस्टेंस पे होना चाहिए। अब क्या करोगे कि आपको सबसे पहले √4 ड्रॉ करना पड़ेगा। तो √4 के लिए बेटा तुम जानते हो कि √4 को ही तो हम 2 कहते हैं। तो √4 के लिए ये 2, यही तो है मेरा √4, बिल्कुल यही √4 है। तो हम √4 पे ही परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, यानी 2 पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेंगे। तो 2 पे परपेंडिकुलर फटाफट से ड्रॉ कर लो। ये बेटा परपेंडिकुलर कंपास नहीं, सॉरी, प्रोटेक्टर की मदद से मैंने इसको ड्रॉ कर लिया। अब जैसे ही प्रोटेक्टर की मदद से हमने 90 डिग्री यानी परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया तो मुझे परपेंडिकुलर कितनी लेनी है, तो 1 यूनिट लेनी है। तो आप फटाफट से क्या करो, यहाँ पे 1 यूनिट कट कर लो। अब देखो भाई, यहाँ 0 से लेकर के और यहाँ तक की जो ये वाली लेंथ होगी ना, यही लेंथ आपकी √5 होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ से यहाँ तक जिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किए हो वो तो √4 है बेस। ये बेटा बेस जो है वो √4 है, तो ये √5 हो गई। अब क्या करोगे, यहाँ से यहाँ तक की लेंथ √5 है, अब आप इसी को यहाँ पे फॉलो कर दो, यही आपका √5 हो जाएगा। √6 करने के लिए पहले आप √5 करोगे। अब √5 पे फिर से आप परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लोगे। परपेंडिकुलर ड्रॉ करने के बाद 1 यूनिट यहाँ पे कट कर लोगे। 1 यूनिट कट करने के बाद फिर 0 से आप उसको मिला दोगे और जैसे ही ज्वाइन आपने किया फिर आप उसको फॉल कर दोगे, तो ये आपका √6 हो जाएगा। तो आपको बहुत बेहतरीन ढंग से बेटा समझ में आ गया है कि किसी भी इरेशनल नंबर को कैसे हम लोग नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे। यहाँ तक करने के बाद बेटा होमवर्क में
आपको एक्सरसाइज 1.2 दिया जा रहा है। एक्सरसाइज 1.2 के सभी क्वेश्चंस बड़े आसान तरीके से आपसे इतना पढ़ने के बाद बन रहे होंगे। तो आज की क्लास यहीं तक, फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में जो अगला एक्सरसाइज है उसके जो 1.2 है, सॉरी जो एक्सरसाइज 1.2 है उसको डिस्कस कर रहे होंगे। इससे पहले आप बना लो और हमारे जो वीडियो लेक्चर होंगे डिस्कशन के, सॉल्यूशन के, उसको आप अच्छे से देख लेना, फिर मैच कर लेना। ठीक है, आज की क्लास यहीं तक, फिर हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके बाय।